Hey, good morning, my friends and the students. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस पेपर इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करा रहा हूँ। अंडरस्टूड गाइस? अभी तक मैंने जो आप लास्ट टाइम मैंने करवाया था 29 क्वेश्चंस करवाया था। मेंस में 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो 16 क्वेश्चंस अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। जो 29 क्वेश्चंस मैंने पहले करवाया था वो क्वेश्चंस रिलेटेड थे ग्रामर एंड प्लस वोकैब रिलेटेड, वोकैब से वोकैबलरी रिलेटेड। अंडरस्टूड गाइस? ये जो अभी 16 क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन नियर अबाउट होंगे रिलेटेड आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब या तो क्लोज टेस्ट होगा या फिर PQRS होगा। PQRS तो इस साल नहीं पूछा गया था, तो क्लोज टेस्ट और अनसिन पैसेज ही होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब स्टार्ट कराता हूँ क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्लोज टेस्ट होता क्या है। क्लोज टेस्ट एक टाइप का ये पैसेज है ना। पैसेज में 4 या 5 जगह पे फिल करने के लिए, मतलब वहाँ से वर्ड्स को डिलीट किया होता है और फिर वो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए होते हैं एक पैसेज, एक जगह को भरने के लिए। इन चारों में से कौन सा करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे भरने के लिए, जिससे इसकी पैसेज की मीनिंग कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टूड गाइस? एक तरह से आप जैसे कहते हो कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूज करते हैं, तो वो पर सेंटेंस होता है। हर एक सेंटेंस में फिलिंग द एक वर्ड को यूज करना होता है ऑप्शंस में से। और पैसेज में क्या होता है कि एक तरह से कि काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेज होते हैं जो पैसेज बनाते हैं। अंडरस्टूड? बस ये डिफरेंसेस है और कुछ नहीं। ये एक तरह का पैसेज ही होता है, जो आप तरीका यूज करते हो पैसेज में वही चीज़ें यहाँ पे यूज करने हैं आंसरिंग पैसेज की तरह से ही। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले तो हम करते क्या है ना। सबसे पहले हम इस पैसेज को, यहाँ से पैसेज स्टार्ट है और यहाँ तक है, ये पैसेज सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, है ना। पढ़ करके समझते हैं कि ये किस इशू के बेस पे दिया गया है, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है या किस तरह से इसको, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ के बारे में पैसेज है ये। फिर अकॉर्डिंग टू, जब आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में पैसेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिलिंग द ब्लैंक्स 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में 4 ऑप्शन हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में 4 ऑप्शन हैं, ये मैंने अभी किया था। और ये 32 में 4 ऑप्शन हैं। इस तरह से 33 इसमें, इस पैसेज में कितने फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4। ये एग्जाम्स का पैसेज है जो एग्जाम्स में आया था, एक्चुअल एग्जाम्स में। तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ से। इन द फॉलोइंग पैसेज, मतलब निम्नलिखित पैसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़िए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, मतलब सबसे उपयुक्त, सबसे रेलिवेंट ऑप्शंस को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। टू फिल इन द ईच ब्लैंक्स, हर ब्लैंक में, हर खाली जगह में भरने के लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा, दो कभी कभी ऐसा होगा कि 2 वर्ड लगेंगे कि ये दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, तो उसमें भी देखना है कि ज़्यादा फिजिबल किसके साथ ये पैसेज रहेगा। अंडरस्टूड? तो अभी फिलहाल हम पैसेज की तरफ चलते हैं कि पैसेज किस चीज़ के बारे में दिया गया है। कर्सरी क्लास में एक बार पढ़ते हैं, हमेशा पैसेज को पहले पढ़ा करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। द ऑन गोइंग फाइट, मतलब लड़ाई चल रही है किस चीज़ के लिए, फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सामाजिक न्याय और समानता के, कंटिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल, है ना। ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक गोल हो सकता है। जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई चल रही है वो क्या है, एक ग्लोबल गोल है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल गोल बनी हुई है जी। तो ऑप्शंस में देखो, ये तो क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको, है ना। अगर आप न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स, चाहे द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर्स आप डेली पढ़ते हो, तो ये वैसे ही आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा। नहीं क्लिक करता है तुरंत, तो आप पैसेज देख करके देखिए कि अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ग्लोबल गोल होगा या ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल मैटर्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे। आगे देखते हैं। मोमेंट्स एडवोकेटिंग, मोमेंट्स का मतलब क्या होता है, एडवोकेटिंग मतलब वकालत करना, किसी की सपोर्ट करना। मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन, है ना। मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, रेशियल, नस्लीय, जेंडर, लैंगिक एंड LGBTQ प्लस इक्वालिटी, यानी LGBTQ प्लस समानता, एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्रणालीगत भेदभाव। एंड इनजस्टिस हैव डैश मोमेंटम इन द रिसेंट ईयर्स। क्या कह रहा है ये कि हाल ही के सालों में, है ना, हाल ही के वर्षों में या हाल ही के सालों में नस्लीय, लैंगिक, LGBTQ प्लस समानता की वकालत करने वाले आंदोलनों के साथ साथ, एज वेल एज के साथ साथ प्रणालीगत भेदभाव
और अन्याय को संबोधित करने वाले आंदोलनों ने क्या किया है, मोमेंटम, है ना, हैव गेन्ड मोमेंटम, या हम कहते हैं कि हैव इंक्रीज्ड मोमेंटम, हैव अक्वायर्ड मोमेंटम, ऐसे वर्ड आएगा कि मतलब गति पकड़ी है। तो आपको वर्ड्स की मीनिंग लिखना होगा तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस। पीपल का मतलब लोग, इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग का मतलब तेजी से पहचान रहे हैं किस चीज़ को, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर, डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स के इंपॉर्टेंस को, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व को, है ना, डिसमेंटलिंग क्या है, स्ट्रक्चर्स के महत्व का। डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर होता क्या है ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो किसी चीज़ को डिसमेंटल कर रही हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसे कुछ लोग या इस तरह से कोई एक्टिविटीज जो किसी चीज़ को डिसमेंटल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, है ना, खराब करना। तो दैट डैश इनइक्वालिटी एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी का मतलब कि सभी पहलुओं में, समाज के सभी पहलुओं में समानता को बनाए रखते। नेक्स्ट है कॉल्स फॉर जस्टिस, कॉल्स फॉर मांग, मतलब कॉल्स फॉर का मतलब कि जस्टिस के लिए मांग, रिप्रेजेंटेशन के लिए मांग और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए मांग, है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि न्याय, प्रतिनिधि और समान अवसरों की मांग ने हैव स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब यहाँ पे इंक्रीज या ज्वलित करने से है, हैव स्पार्क्ड कन्वर्सेशन, क्या किया है, बातचीत को बढ़ावा दिया है। क्या बढ़ावा दिया है, हाँ, न्याय और देखिए जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग ने बातचीत को बढ़ावा दिया। एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, और अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने के उद्देश्य की पहल किया है। आगे क्या है, इट इज़ क्रूशियल, मतलब क्रूशियल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है या ये जरूरी है, टू इन मीनिंगफुल डायलॉग, इन मीनिंगफुल डायलॉग। मीनिंगफुल डायलॉग का मतलब कि सार्थक, एक लॉजिकल डायलॉग, संवाद। चैलेंज बैसिस, पूर्वग्रहों की चुनौती देना। एंड एक्टिवली प्रमोट डाइवर्सिटी एंड टू बिल्ड अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और सक्रिय रूप से विविधता, डाइवर्सिटी, है ना, विविधता को बढ़ावा देने और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है। बोल रहा है ना कि टू बिल्ड अ सोसाइटी वेयर, मतलब जहाँ सभी, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी के पास इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज हो। देखिए पैसे जो टोटल है ये क्या है, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के बारे में है कि इनइक्वलिटी को खत्म करना है और इक्वलिटी को बढ़ाना है, और एक ऐसी जगह क्रिएट करनी है ना, एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास इक्वल राइट्स हो, मताधिकार हो। तो पैसे तो समझ में आ गया होगा नियर अबाउट, है ना। देखिए एक दिन में कोई भी चीज़ें एकदम आप फ्लुएंट नहीं होगे। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इफ यू हैव द हैबिट टू बी इन टच विद द इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल बी प्रोफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में 45 क्वेश्चन यानी 135 मार्क्स तो सिर्फ इंग्लिश से आते हैं, 90 मार्क्स मैथ्स से आते हैं, 90 रीजनिंग से आते हैं और 45 ही जीएस से आते हैं। तो अगर मेंस के हिसाब से देखा जाए तो विदाउट आप इंग्लिश के कमांड के, इफ़ यू डू नॉट हैव वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश, यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी इंस्पेक्टर जॉब थ्रू द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड गाइस? तो इस चीज़ को एकदम ही लाइटली मत लीजिएगा। और ये नहीं कि एसएससी सीजीएल, आई हैव क्लियर्ड मेनी एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल एंड मेनी मोर एग्जाम्स। मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर आपकी इंग्लिश, और इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज बहुत ही अच्छा है और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एक लैंग्वेज है और आजकल ये बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो गया, हर जगह पे आजकल इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, इंग्लिश में न्यूज़ वगैरह आती है। आप डेली टच में चीज़ों को रहेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो ये पैसेज जो सेक्शन है, स्पेशली कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वोकैबुलरी तो देखो याद करनी पड़ती है, ज़्यादा डेली डेली यूज करने से वो बेहतर होगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा आप इसके टच में रहोगे, चाहे नॉवेल्स पढ़ो या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ो या कुछ इंग्लिश किताबें पढ़ते रहो, है ना, उससे सही हो जाएगी। बट ये ग्रेजुअली सही होगी, एक दिन में 2-4 दिन में। ये मैथ का फॉर्मूला नहीं है, मैथ को फॉर्मूला यूज़ किए, वैल्यू लगाए और आंसर आ जाएगा, नहीं। अंडरस्टूड? तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, और देखते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शंस में क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है द ऑन गोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल गोल। ग्लोबल गोल या ग्लोबल, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब बहाव होता है, तो ये कोई मतलब ही नहीं होगा। ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ से फ्लो से रिलेटेड होता है, मीनिंग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, फ्लो, है ना, ये फ्लो से रिलेटेड होगा ड्रिफ्ट का मीनिंग। और इकट्ठा भी होता है, इसका मतलब एकोमुलेशन, अगर ये वर्ब के सेंस में है तो ही फ्लो, और नाउन के सेंस में तो इसका मतलब होता है एकोमुलेशन या कलेक्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट फोकस,
डाइवर्जेंस, डिस्पर्सन। देखिए डाइवर्जेंस और डिस्पर्सन दोनों एक जैसे ही वर्ड है। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, विचलन होता है ना, डेविएशंस, मतलब कि मुद्दे से भटकना या मुद्दे से भटकाव, यानी डाइवर्ज। तो उसी वर्ड से डाइवर्जन बना है। डिस्पर्स का भी मतलब क्या होता है, फैलना। डिस्पर्स होता है ना, तितर बितर हो जाना, डिस्पर्स। तो डिस्पर्सन उसी वर्ड से बना हुआ है। तो ये दोनों वर्ड क्या है, आपस में सिनोनिम्स हैं। दूसरी चीज़, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। कारण क्या है, देखिए इसमें जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के प्रति जो फाइट चल रही है ना, वो कंटिन्यू है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा कह सकते हो, या वैश्विक फोकस है लोगों का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे अगर ऑप्शंस में यहाँ पे गोल होता है ना, तो ये गोल भी आंसर हो जाता, अंडरस्टूड। बट ये गोल वर्ड ना दे करके, है ना, गोल बहुत ही ज़्यादा एक फ्रिक्वेंटली यूज्ड कोलोकेशन है। कोलोकेशंस का मतलब आपको बताता हूँ। कोलोकेशंस का मीनिंग होता है जो फिक्स वर्ड किसी टाइप के फ्रेज में आते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं टेल, यूज किए हैं, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ट्रूथ लिखा जाएगा या लाई लिखा जाएगा, तो आप कहते हो टेल अ लाई होता है, होता है। स्पीक अगर यूज किया गया है और द यूज किया है यहाँ पे, तो आपको नहीं कुछ पता है ना, ऑप्शन में 4-5 वर्ड दिए हैं, लाई, फैक्ट, है ना, ट्रूथ, तो आप कहोगे स्पीक द ट्रूथ होता है। मतलब कि कुछ ऐसे फ्रेज जो फिक्स होते हैं, है ना, उसी तरह से लिखे जाते हैं बोलचाल की भाषा में, उसको बोलते हैं कोलोकेशंस। तो ये ग्लोबल गोल हो गया, ग्लोबल मैटर हो गया, ग्लोबल इशूज हो गया, है ना, ग्लोबल फोकस, ये सब क्या होते हैं, कोलोकेशंस होते हैं। आपको एक दिन कोलोकेशंस भी पढ़ाऊंगा मैं। अभी फिलहाल तो ये पेपर सॉल्व करा दूँ आपको, कोलोकेशंस। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए एलिमिनेशन मेथड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब कि आपके क्या क्या ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। ये दोनों तो आपस में सिनोनिम्स थे, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंस से रिलेटेड होता है, डेविएट होने से मतलब मुद्दा ही भटकने की होती है, अंडरस्टूड। ये दोनों हो ही नहीं सकते। ड्रिफ्ट का मीनिंग इसी से मिलता जुलता है ना, ड्रिफ्ट बहाव होता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। फिर बोल रहा है मोमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल। मोमेंट्स का मतलब कि आंदोलन जो वकालत कर रहे हैं किस चीज़ों की, रेशियल्स, मतलब नस्लीय, जेंडर, है ना, लैंगिक, एंड LGBTQ+ इक्वालिटी, मतलब इनकी समानता के साथ साथ क्या, सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस, है ना। जो मूवमेंट्स इनकी वकालत कर रहे हैं, ये दिया है ना, यहाँ से लेकर के इन चीज़ों की वकालत कर रहे हैं, वो क्या किए हैं, गति को, हाल ही के सालों में गति को क्या किए हैं, और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, है ना। तो हैव क्या होगा, इंक्रीज द मोमेंटम, हैव गेन्ड मोमेंटम, मतलब उस चीज़ को बढ़ा दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए, प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब क्या होता है कि आपको प्राप्त करना है, गेंड का मतलब बढ़ाना होता है ना, गेंड। प्रोवाइड, स्कैटर्ड तो हो ही नहीं सकता। इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है किसी से विनती करना, आप लिख लीजिएगा। इन्वोक का मतलब होता है विनती करना, आप कह सकते हो प्रे करना किसी से, इन्वोक। स्कैटर का मतलब फैलाना होता है, तो ये स्प्रेड के सेंस में, स्प्रेड लिख लीजिएगा। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी थोड़ी सी मैं लिखने में दिक्कत आती है मेरे को। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है फर्निश, गेंड, है ना। गेंद से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है इंक्रीज द मोमेंटम। तो गेंद, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें लेना है ना कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो इट विल बी गेंद, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फिर लिखा है पीपल आर इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का मतलब तेजी से यहाँ पे, इंक्रीजिंगली रिकग्नाइजिंग, रिकग्नाइजिंग का मतलब पहचानना होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर। लोग क्या कह रहे हैं, वो तेजी से चीज़ों को, है ना, उन डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर की महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि जो इनइक्वालिटी, फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए जो इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, लोग तेज़ी से उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को, डिसमेंटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को तेज़ी से पहचान रहे हैं, जो इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, कोई नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड दिया है ना, मतलब आपको सोशल इक्वलिटी लानी है, इनइक्वलिटी खत्म करनी है, तो उन चीज़ों को पहचानने की जरूरत है ना, कि जिसकी वजह से इनइक्वलिटी बनी है ना, बनी रहे, बनी है इनइक्वलिटी, उन चीज़ों को पहचानोगे तभी तो एलिमिनेट करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, और पहला वर्ड है रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का तो यही मीनिंग होता है, जैसे डाइवर्ट, डेविएट होता है ना, डेविएट ही होता है, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है डेविएट, मतलब विचलित हो जाना, इंक्लाइंड किसी तरफ झुकाव हो जाना। सीज का मतलब होता है स्टॉप, कोई चीज़ें डिसकंटिन्यू कर देना, डिसकंटिन्यू या स्टॉप, कोई फंक्शन नहीं करता। टर्मिनेट और जिस चीज़, दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, लिख सकते हो। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया, मतलब आप उसकी फंक्शन में हो ही नहीं, है ना। पहले आप फंक्शन में थे, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, या आपको रोक दिया गया, है ना, काम करने से आगे। परपिचुएट विल बी द करेक्ट ऑप्शन गाइस, बिकॉज परपिचुएट का मतलब क्या होता है, अस्थाई बनाए रखना,
मतलब कि उस चीज़ को जारी जारी रखना या अस्थाई बनाए रखना, मतलब है ना। तो ये क्या, देखो इनइक्वालिटी को जो चीज़ें, इनइक्वालिटी को जो चीज़ें बनाए रखती हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वैसे डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। और आगे, कॉल्स फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हैव स्पार्क्ड कन्वर्सेशन, है ना। इन सब की मांग, जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग ने क्या किया है, कन्वर्सेशन को बढ़ावा दिया है। एंड इनिशिएटिव एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, वर्ल्ड एक समान, है ना, जहाँ पे सभी लोग समान हो, ऐसे वर्ल्ड क्रिएट करने का एम किया, है ना। नेक्स्ट आगे क्या है इसमें, इट इज़ क्रूशियल, जहाँ जहाँ इम्पोर्ट वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा दीजिएगा एग्जाम में, जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा देना है। इट इज़ क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट है, इन मीनिंगफुल डायलॉग, challenge biases and actively promote diversity to build a society where everyone has equal right and opportunities. ऑप्शन क्या क्या है इसमें, इट इज क्रूशियल, ऑप्शन क्या है, इंगेज है, इंगेज, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब तो पैरेलल होता है, मतलब एक के ऊपर एक होता है ना, कोइंसाइड कॉरेस्पॉन्डेंस इसका मीनिंग होता है, एक के ऊपर ही एक लाइन तो तुम कहें ना कोइंसाइड लाइन, तो इसका तो कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है। एक देखिए कोई ना कोई हिंट आपको मिली है, इट इज़ क्रूशियल टू, ये बहुत ज़रूरी है, इन मीनिंगफुल डायलॉग्स, है ना, एक मीनिंगफुल, है ना, या रीजनेबल डायलॉग्स में इंगेज रहना। वैसे भी आगे ये इन का यूज किया गया है ना इसमें, इन, इंगेज इन ऑप्शंस में था ना, इंगेज के साथ प्रेपोजिशन आगे इन का यूज किया जाता है, तो वैसे भी आप आइडिया लगा सकते थे, है ना, कि इट इज़ क्रूशियल टू इंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग्स। चैलेंज बायसेस, बायसेस का मतलब पार्शियल, पार्शियल देखिए लिख लीजिएगा, जो मीनिंग्स नहीं आएंगे वो आप लिख लीजिएगा। बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल पक्षपात होता है वैसे, पार्शियलिटी, बायसेस, पक्ष, पार्शियलिटी। सार्थक, रीजनेबल संवाद, तो हो गया। चैलेंज बायसेस एंड एक्टिवली प्रमोट, सक्रिय रूप से किसी को प्रमोट करने के बोला है, विविधता, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना या विविधता को बढ़ावा देना, और टू बिल्ड अ सोसाइटी, एक ऐसी दुनिया बनाना या एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स हो और सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो जो इसका जो होगा, है ना, आपको देखिए आगे पीछे कोई ना कोई ऐसे वर्ड दे करके वो हिंट दे देंगे, है ना, तो इंगेज आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जाएगा, ये कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन आपको अगर कंप्लीट करना है, ये तो क्लोज टेस्ट था, और ये अनसिन पैसेज, ये भी कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है, लेकिन इनको बोलते हैं अनसिन पैसेज। तो ये पैसेज है, ये पैसेज के बेसिस पे, ये पैसेज पूरे पढ़ने के बाद इनके बेसिस पे क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 2 3 4, क्लोज टेस्ट पे भी 4 था और इन पे भी, ये फिर दूसरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है। अब देखिए मेरा जो तरीका रहा है, मैंने जब एग्ज़ाम्स वगैरह दिया है तो मैं क्या करता हूँ टाइम बचाने के लिए, देखो आप एक बार पैसेज पढ़ोगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आप ये पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, तो इसका आंसर फिर फाइंड आउट करोगे आप, तो ये 2 बार पैसेज पढ़ना हो जाएगा। अंडरस्टूड। अगर आप ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हो तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है ना, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो आपके माइंड में रहेगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे तब वो आपके माइंड में ही हाईलाइट होता रहेगा। जैसे कि अगर इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई इज स्टील, किस चीज़ के बारे में है, पैसे थोड़ा सा देख लो, स्टील इज टफ एंड इट कैन बी सेव्ड एंड कट और मेड इनटू वायर, मतलब स्टील के भी बारे में कुछ बोला गया है, तो आप सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई इज स्टील, स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी क्यों बोला जाता है स्टील को, ये पूछा है। अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दिया होगा कि क्यों बोला जाता है, स्टील टफ है इस वजह से बोला जाता है, या स्टील कैन बी एडेड विद एनी मटेरियल, या किसी भी मटेरियल के साथ इसको ऐड किया जा सकता है, मतलब अलॉय बनाया जा सकता है इस वजह से, या इट इज़ ईजी टू मेक स्टील अलॉयस, या फिर स्टील इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी, हर टूल और मशीनरी में स्टील का यूज किया जाता है इस वजह से, ये बैकबोन क्यों कहा जाता है, तो ये अब पैसेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा।
अंडरस्टूड। ये फिर बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्टोन ऑफ द पैसेज। अब ये पूरा पैसेज जब तक आप नहीं पढ़ोगे, अगर ये स्टील के बारे में क्वालिटीज़ वगैरह बता रहे हैं, उनकी मेरिट डिमेरिट या वो है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव है। अगर स्टील की कुछ नेगेटिविटी चीज़ें बता रहे हैं तो आयरोनिकल हो जाता है, जजमेंटल तब होता है। इनकी अच्छाई बुराई दोनों ही मतलब जज के सेंस है ना, यूज करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस बताया जाता है तो क्रिटिकल होता है। तो इस तरह से है ना, ये पैसेज आपको काफ़ी ज़्यादा मैं सॉल्व कराऊंगा अपने सेशंस में भी, जैसे ही मैं अपना कंटिन्यू करूँगा सेशंस ये पैसेज ये ख़त्म करने के बाद, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से क्या अप्रोप्रिएट टाइटल होगा इस पैसेज के लिए, है ना। मिनरल ऑर्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्री या सोर्सेज ऑफ स्टील। अगर पूरे पैसेज में सिर्फ सोर्सेज ही दिया है कि ये स्टील कहाँ से निकाला जाता है ना, कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रिसोर्सेज हम लगा सकते हैं। अगर स्टील के इंडस्ट्री वगैरह के बारे में ज़्यादातर दिया गया है, उसके यूजेस के बारे में दिया गया है, कहाँ पे यूज होते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है ना? वैसे जब पैसेज बहुत छोटा होता है और क्वेश्चंस डायरेक्ट उसमें से ना पूछ करके उनका टोन पूछा जाता है, उनके टाइटल पूछे जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर पूछा जाता है, मतलब कि जो पैसेज में डायरेक्ट लिखा नहीं होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा पैसेज को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, मतलब दिखने में तो लगता है कि बड़ा छोटा सा पैसेज है ना, बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आयरोनिकल कब होता है, जजमेंटल कब होता है ना, या इन्फॉर्मेटिव कब होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट। तो आप लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पैसेज। तो हम स्टार्ट करते हैं पैसेज दोस्तों। एक मिनट 1 मिनट, थोड़ा सेट करना होता है ना ये। तो फर्स्ट स्टिल से स्टार्ट करते हैं। पैसेज तो बहुत छोटा है ना, क्वेश्चंस के थोड़ा ये इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है, इसकी टोन वगैरह पूछ करके, तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, वो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, एवरीथिंग विल बी ओके। स्टिल इज टफ। स्टिल क्या होती है, बहुत टफ होती है, मतलब सख्त होती है। एंड इट कैन बी ईजिली बी शेप्ड। इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, कोई भी शेप दिया जा सकता है, या काटा जा सकता है, मेड इनटू वायर में बदला जा सकता है, मतलब वायर बनाया जा सकता है। स्पेशल अलॉयज़, अलॉयज़ का मतलब मिश्र धातु, जो काफ़ी धातुओं से मिलकर बनती है ना, वो अलॉयज़ होते हैं। स्पेशल अलॉयज़ ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स, है ना। स्पेशल अलॉयज़ बनाए जाते हैं स्टील के, कैसे, है ना, कुछ स्मॉल, है ना, थोड़ी कम अमाउंट में और दूसरे मेटल्स को साथ में लेकर के बनाए जाते हैं। कौन कौन से मेटल लिए जाते हैं, सच एज एल्युमिनियम, निकल, कॉपर। अगर पैसेज में पूछ रहा है कि अलॉय, अलॉय जो स्टील के अलॉय स्पेशल अलॉय बनाए जाते हैं वो कौन से मेटल्स, ऑप्शन में से कौन से मेटल का यूज करके बनाए जाते हैं, तो ये पैसेज में क्या दिया है, सिर्फ यही 3 दिया है, तो हमेशा अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आंसर लगाना है आपको। नेक्स्ट, अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। मिश्र धातुएं जो होती हैं वो स्टील को बहुत ही ज़्यादा कठोर बनाती हैं, मतलब बहुत कठोरता देती हैं, और जंग का, है ना, जंग ना लगने की क्षमता को बढ़ाती हैं, कि जंग ना लगे उसमें, है ना। नेक्स्ट, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। अब देखिए इसके बारे में पूछा भी गया था, है ना। स्टील को बैकबोन, मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद द टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लगभग हर चीज़ें जो हम यूज करते हैं वो स्टील की या आयरन की बनी होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अब चलते हैं, देखिए ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द, सॉरी, हाँ पहला ही क्वेश्चन था ना, बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, स्टील टफ है इस वजह से नहीं, वो तो बहुत पहले ही बता दिया गया था। स्टील कैन बी ऐड विद एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के साथ यूज स्टील को किया जाता है, नहीं, किसी भी मटेरियल के साथ थोड़ी यूज किया सकता, मेटल्स के साथ ना, कुछ मेटल्स के साथ। इट इज़ ईजी टू मेक स्टील अलॉयज है तो, लेकिन बैकबोन क्यों किया जाता है, स्टील इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी टूल्स एंड मशीनरी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब जैसे कि जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपने अगर क्वेश्चन पहले पढ़ा है तो आपके माइंड में उसी टाइम पे क्लिक कर जाएगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा ये चीज़ें। शिप, ट्रेन, यही है ना, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, ज़्यादातर स्टील से बने होते हैं। शिप, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज ज़्यादातर किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन, मतलब कि सेफ्टी पिन एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। सेफ्टी पिन और नीडल्स भी किससे बने होते हैं, स्टील से। ऑयल वेल्स, कुएँ के, है ना, तेल के कुएँ
आर ड्रिल विद स्टील मशीनरी, स्टील की बनी मशीनरी से ही ड्रिल किया जाता है, मतलब खोदा जाता है। स्टील पाइपलाइंस, स्टील की पाइपलाइंस जो होती है ट्रांसपोर्ट करती है ऑयल, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो भी पाइपलाइंस किसकी बनी होती है, स्टील की। मिनरल्स आर माइंड, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, स्टील इक्विपमेंट का यूज करके ही मिनरल्स मतलब खनिजों को क्या किया जाता है, खनिजों को खोद करके निकाला जाता है, माइंड किया जाता है। फार्म मशीनरी, कृषि मतलब खेत में काम आने वाले जो मशीनरीज हैं, मशीन्स हैं, है ना, वो भी किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो फ्रेमवर्क होता है, जो नीचे का बुनियाद होती है ना, वो भी किसकी होती है, मिला जुला के सब स्टील के बारे में ही दिया गया है। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा ऐसे ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ो, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। स्टील की कुछ नेगेटिविटी बताई गई है। आयरनी का मतलब क्या होता है कि आयरनी तो ये तो होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड है, इसका तो कोई मीनिंग है। जजमेंटल नहीं, अच्छा और बुरा दोनों बता करके तब तो जज किया जाता है, जजमेंटल भी नहीं हो सकता है। क्रिटिकल, क्रिटिकल टोन है इसका, इन्फॉर्मेटिव है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा आपका, इन्फॉर्मेटिव है ना। स्टील की इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टील के बारे में बताया गया, इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, है ना। ये स्टील के, देखिए पहले मिनरल ऑर्ड्स के बारे में, पैसेज में किस चीज़ के बारे में बताया गया, स्टील के बारे में बताया गया है ना, तो स्टील से रिलेटेड ही इसका टाइटल होगा। ये तो फैंसी कर दो, मैन्युफैक्चरिंग और ये दोनों, इन दोनों में से, दोनों में स्टील का यूज़ किया गया। स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है ज़्यादातर, या फिर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। रिसोर्सेज का मतलब कि स्टील कहाँ से, है ना, स्टील का रिसोर्स क्या है, उसके बारे में नहीं गया है, बताया गया है। ये बताया गया है स्टील इंडस्ट्री के बारे में, है ना। अभी स्टील इंडस्ट्री जैसे कि बताया था कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, हर जगह पे ही स्टील यूज़ किया जाता है, तो स्टील इंडस्ट्री के बारे में ही बताया गया। तो टाइटल क्या होगा, स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या है, ये आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल वहाँ पे होता है जैसे सीक्वेंस में कोई इवेंट्स हैं, है ना। 1915 में गांधी जी आए, है ना, चंपारण सत्याग्रह इसमें किया, फिर इसके बाद ये किया, फिर इसके बाद ये किया, ये क्या हो गया, सीक्वेंस में इवेंट्स हैं। तो वो है ना, जिससे शो हो कि ये सीक्वेंस में है चीज़ें, है ना, आपको दिखे, तो वो सिक्वेंशियल पैसेज होते हैं। अंडरस्टूड गाइस। कॉज एंड इफेक्ट, पहले क्या कुछ कारण बताया गया, उसका रिजल्ट कुछ बताया गया है, कॉज इफेक्ट वाला भी सेक्शन नहीं है, ये तो दोनों आपको बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्टिव, दोनों में से देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। स्टील, अगर मान लीजिए चलो स्टील के ही बारे में बताता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन कैसा पैसेज होगा। स्टील दिया गया है, स्टील के टाइप्स दिए गए हैं कि कितने टाइप्स के, है ना, क्लासीफाई कर दिया कि कौन सी क्लास में कौन से टाइप के स्टील आते हैं, फिर है ना, वो होता है क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का, है ना। या कह सकते नॉमेनक्लेचर जो होता है, क्लासिफिकेशन मतलब क्लास में बांटना। अंडरस्टूड गाइस, क्लासिफिकेशन होता है। ये क्या है कि स्टील को डिस्क्राइब किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। हमेशा आंसर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अप्रोप्रिएट क्या होगा, उनमें से बेहतर क्या होगा। अंडरस्टूड, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपका नया पैसेज जो है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन, ये अलग दूसरा पैसेज है, एक मिनट, ये सेकंड पैसेज है। अभी मैंने एक पैसेज आपको स्टील के बारे में बताया। अब इस पैसेज में भी आप पहले, सबसे पहले क्या देखोगे, क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन से ही आधी चीज़ें तो पता चल जाएंगी किस चीज़ के बारे में पैसेज है। थोड़ा सा उससे बड़ा पैसेज है ना। देखिए अब जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो तुरंत ही कर जाओ। इसमें एंटोनिम्स पूछ रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है, देखिए लिख लीजिएगा कहीं पे, STAR। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। क्या होता है, घूरना। घूरने को और क्या बोला जाता है, एक वर्ड आता है यार काफ़ी, एस्केंस होता है ये तो, एस्केंस ये तो होता है शख्स घूरना, है ना। ये ध्यान आएगा तो बताऊंगा, बट इसका मतलब होता है लगातार किसी को देखते रहना एकदम से एक, तो एक्साइटमेंट होगा इसका एंटोनियम, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, कोई इससे मतलब ही नहीं। ग्लिम्स मतलब सरसरी निगाह से देखना, मतलब एकदम से, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से ना देखना। और इसका घूरना का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, तो ये इसका एंटोनियम से ही हो जाएगा, जैसे आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका तो आंसर लगा ही दो। चाहिए आपको इसको, ओके। आर्डुअसनेस का मतलब क्या होता है, आर्डुअस लिख देता हूँ मैं, लिख लीजिएगा। आर्डुअस, इसका मतलब होता है हार्ड टू डू या डिफ़िकल्ट टू डू। एक एब्स्ट्रूज वर्ड होता है, एब्स्ट्रूज, और इसका मतलब होता है जो समझ में ना आए, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो समझ में ना आए उसको आप एब्स्ट्रूज बोलते हैं, और जो करने में कठिन हो, मतलब कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो, उसको हम आर्डुअस बोलते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड लिख लीजिएगा आप लोग थोड़ा।
तो ये तो दोनों ऐसे नहीं, वाइब्रेंसी का मतलब होता है कंपन होता है, एक वाइब्रेंट वर्ड से बनता है तो उसका मीनिंग कंपन से भी होता है, और जीवात्म मतलब जो चीज़ें सजीव हैं, जीवित हैं, हरी भरी हैं, उनको भी वाइब्रेंसी बोला जाता है। तो आप ये कोई मीनिंग ही नहीं है इनका, ये तीनों ही डिफरेंट मीनिंग है। इसका एंटोनियम देखने से रिलेटेड होता है स्टेयर, ग्लिम्स। तो एक तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही हो गया क्योंकि वोकैबुलरी बेस आया था, हालांकि इस वर्ड का यूज कहीं पे होगा इनका, है ना, इसीलिए पूछा है इनका। तो अभी पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज के बेस पे, है ना, आधार पे, विच आर द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी मेड, मतलब आप क्या है इस पैसेज के बारे में। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सफायर विंग्ड वार्बलर। सफायर विंग्ड, सफायर तो वो होता है ना, कलर होता है नील कलर का, नीले कलर का, मतलब नीले कलर की पक्षी कोई होती है वार्बलर, उसके बारे में बोला जा रहा है। द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर हैज़ स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन द बर्ड वॉचिंग। चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, इसमें भी पूछा है, अब बिना क्वेश्चन पैसेज पढ़े तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द फैक्ट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, पैसेज में अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पैसेज में दिया गया है, पैसेज से रिफ्लेक्ट होता है, मिलता जुलता है। देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो पैसेज है इसमें भी इन्फेरेंस पूछा है, फिर टाइटल पूछा है, और क्या किया है, 4 सेंटेंस दिए हैं कि अब ये बिना पूरा पैसेज पढ़े आप इन 4 सेंटेंस में से कौन सा उससे रिलेट करता है ना, उसकी मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, आप पता नहीं कर सकते। तो एक तरह से दिखने में भले पैसेज छोटा है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया उससे, अंडरस्टूड, हमेशा उसके टाइटल टूटल के बारे में ही पूछा गया है। मीन्स को पता रहता, थोड़ा सा पैसेज तो देंगे ही। तो चलिए पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर जो भी आपको लगेगा उसके हिसाब से आप आंसर टिक करते चलिएगा। तो पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, एक मिनट। The discovery of a new bird species has sparked excitement among the ornithologists। पक्षी वैज्ञानिक होते हैं, ornithologist मतलब जो वैज्ञानिक, ऐसे वैज्ञानिक जो इनके बारे में स्टडी करते हैं। एंड बर्ड एंथुजियास्ट, बर्ड एंथुजियास्ट जैसे बैट एंथुजियास्ट होता है, क्रिकेट एंथुजियास्ट होता है, कि मतलब उस चीज़ को प्रेम करने वाला। बर्ड एंथुजियास्ट मतलब पक्षी को प्रेम करने वाले वर्ल्ड वाइड, है ना, पूरे संसार। द बर्ड नेम्ड सफायर विंग्ड वार्बलर, अच्छा इनकी मीनिंग भी आपको बताते चलूँ, है ना, क्योंकि अब तो पढ़ ही रहे हैं पक्षी। ये द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पेसीज, एक नई पक्षी प्रजाति की खोज ने दुनिया भर के अर्निथोलॉजिस्ट और बर्ड एंथुजियास्ट के बीच में क्या किया है, स्पार्क द एक्साइटमेंट, उनके बीच में उत्साह जगा दिया है। द बर्ड नेम्ड, उसका नाम क्या है बर्ड का, सफायर विंग्ड वार्बलर, अंडरस्टूड, सफायर विंग्ड वार्बलर। सफायर तो एक कलर होता है ना, नीले, तो नीले पंख वाली वार्बलर पक्षी कह सकते हो आप। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेन फॉरेस्ट, कहाँ पे डिस्कवर की गई थी, अगर मान लो को पूछा होता क्वेश्चन में। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेन फॉरेस्ट इज़ अ यूनिक बर्ड, एक बहुत ही यूनिक बर्ड, विद वाइब्रेंट ब्लू फीदर्स एंड अ डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग। हो गया। सुदूर उष्णकटिबंधीय द्वीप के वर्षा वनों में पाए जाने वाले नील पंख वाला वार्बलर नामक पक्षी, है ना, जीवांत, वाइब्रेंट नील फीदर्स का मतलब जीवांत नीले पंखों और एक विशिष्ट मधुर गीत वाला एक अद्वितीय पक्षी, अद्वितीय का मतलब एकदम यूनिक पक्षी है। आगे क्या बोला है, बर्ड वाचर्स एंड नेचर एंथुजियास्ट, पक्षी प्रेमी और प्राकृतिक प्रेमी, है ना, बर्ड वाचर्स एंड नेचर एंथुजियास्ट हैव बीन फ्लॉकिंग, फ्लॉक का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, टू द आइलैंड, आइलैंड पे, इन होप्स, किसकी होप में, ऑफ कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ, एक झलक मिल जाए, ऑफ दिस इलूसिव एंड कैप्टिवेटिंग, इलूसिव का मतलब मायावी होता है, मतलब एकदम से, है ना, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब आकर्षक, क्रिएचर का मतलब वही हो गया प्राणी। तो क्या कह रहा है ये, पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी इस मायावी और मनोरम प्राणी की एक झलक पाने की उम्मीद में द्वीप पर आते हैं, है ना, आते रहे हैं। आगे क्या है, द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, ये नील पंखों वाले वार्बलर की खोज, है ना, द डिस्कवरी ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर्स मतलब इसकी खोज ने क्या किया, आवासों के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, है ना। आगे एमिस्ट द एक्साइटमेंट,
Surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory pattern. देखिए, इसे बोला जा रहा है कि नीलमणि जो पंख वाले वार्बलर की खोज के उत्साह के बीच शोधकर्ताओं ने, है ना, रिसर्चर्स ने क्या किया है कि इम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट, लिख लीजिएगा आप लोग कहीं, टू स्टार्ट मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, एक मिशन स्टार्ट किया है। किस लिए? टू अनकवर द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न। और कर्ताओं ने पक्षी के प्रवासी पैटर्न, है ना, माइग्रेटरी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहाँ कहाँ पे जाती है, पैटर्न को उजागर करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट है मिशन इक्विप्ड विथ, है ना, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस। Equipped with satellite tracking devices, they aim to trace the remarkable journey of this species across vast distances, है ना। इनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य विशाल दूरी पर इस पक्षी की जो यात्रा है उसका पता लगाना। मतलब इक्विप्ड विद द सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस दे एम, है ना, क्या एम करते हैं? टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी, उल्लेखनीय है ना, यात्रा का पता लगाना ऑफ दिस स्पीसीज अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंस by unraveling its migratory routes and stopovers location। stopover मतलब कि कहाँ कहाँ पे रुकती है, stopover locations का मतलब वो कहाँ कहाँ रुकती है, migratory routes का मतलब किस रास्ते से होकर के जाती है। and scientists hope to gain insight into challenges the sapphire winged warbler faces during its arduous travel। arduous travel का मतलब कि डिफ़िकल्ट, है ना, डिफ़िकल्ट ट्रैवल, या कह सकते हैं कि कठिन यात्रा के दौरान ये पक्षी जो है नीले नीले पंखों वाली वार्बलर पक्षी क्या क्या फेस करती है, वो डिवाइस को पता है ना। इसके प्रवासी मार्गों और रुकने के स्थानों का पता लगाकर वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि नीले पंख वाली वार्बलर पक्षी को अपनी कठिन यात्रा के दौरान जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनका पता लगाने के लिए। कितना बचा है? थोड़ा सा। नेक्स्ट, द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड। ट्रॉपिकल आइलैंड की जो लोकल कम्युनिटी है, एम्ब्रेस्ड मतलब होता है अडोप्ट करना, है ना, द न्यू फाउंड एवियन रेजिडेंट्स, नए पाए गए पक्षी निवासी के बड़े उत्साह के साथ अपनाते हैं, विद ग्रेट एंथुसियाज्म। उष्णकटिबंधीय द्वीप पर स्थानीय समुदाय ने नए पाए गए पक्षी निवासी को बड़े उत्साह के साथ, है ना, एम्ब्रेस किया, है ना, अडोप्ट करना, एम्ब्रेस किया मतलब अपनाया। एफर्ट्स आर अंडर वे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, and to create protected areas that ensure the continued existence of this exquisite species। मतलब एक्सीलेंट, एक्सक्यूजिट मतलब वंडरफुल होता है, स्पेसीज मतलब प्रजाति। तो यहाँ पे क्या होगा? एफर्ट्स आर अंडर वे मतलब प्रयास जो चल रहे हैं, है ना, किस लिए? अवेयरनेस, कंजर्वेशन की महत्व को बारे में महत्व बढ़ाना, अरे यार संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षित क्षेत्र बनाने के प्रयास चल रहे हैं, इस उत्कृष्ट प्रजाति के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है इसका, देखिए, एक सफायर विंग्ड वार्बलर पक्षी है ना, उसी के बारे में सब कुछ दिया गया है। ये पैसेज पढ़ लिए, आप देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर निकल सकता है। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी मेड, क्या ओपिनियन निकाल सकते हो? कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलोली फोकस्ड, क्या सिर्फ कंजर्वेशन एफर्ट्स ही फोकस किया गया है? सोलोली का मतलब क्या हो गया? ओनली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सफायर विंग्ड वार्बलर। क्या पैसे से यही पता चलता है कि सिर्फ इस पर फोकस किया गया है? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर हैज़ स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज एन एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल नहीं, ट्रॉपिकल रहता है ये तो ऐसे ही कहता। साइंटिफिक कम्युनिटी हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग एवियन स्पेसीज। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या इंटरेस्ट खो दिए हैं अपना एवियन स्पेसीज मतलब पक्षी के बारे में, पक्षी की प्रजातियों के बारे में जो स्टडी करने की? नहीं, वो गेन किए हैं, इंटरेस्ट और बढ़ा है ना इस पक्षी को देखने के बाद। तो ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा बचा क्या आपका? यही
है भी। स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वाचिंग, क्या ना लिखा है स्टार्टिंग में, लिखा है एक्साइटमेंट, स्पार्क द एक्साइटमेंट अमंग द अर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड एंथुजियास्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराज सेकंड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इसके लिए टाइटल क्या होगा? सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस किया होता है वही टाइटल होता है पैसेज का। क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड्स इन रिमोट आइलैंड्स, रिमोट आइलैंड में उसका जो क्यूरियस बिहेवियर है, इसके बारे में कहीं फोकस किया है नहीं। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी हो सकता है, थोड़ा फिर से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, हाँ ये ज़्यादा फोकस्ड है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट द यूनिक फीचर ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, इसके कोई यूनिक फीचर्स के बारे में, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में तो कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि ये कुछ अलग डिफरेंट कुछ करती है। तो आपका मोर मोर प्रोबेबली आपका आंसर हो जाएगा यही है ना, माइग्रेटरी जर्नी के बारे में ही बताया गया ना, जो उसको ट्रैक करने के लिए था ना, बाय अनरैवलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स एंड स्टॉप ओवर लोकेशन साइंटिस्ट होप टू गेन इनसाइट इन द चैलेंजेस। तो मेन यहाँ से आपको पूरा इसी बारे में एक मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था उसकी माइग्रेटरी पैटर्न को जानने के लिए, है ना, अंडरस्टूड गाइस। तो आपका थर्ड होगा। तो ये पैसेज वगैरह जो चीज़ें होती है वैसे ये किसी को पढ़ाई नहीं जाती है, ज़्यादातर कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, ज़्यादातर ये खुद से डेवलप की जाती है, वोकेबलरी और ग्रामर पढ़ाई जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो ये पैसेज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये तो मैं इसको ट्रांसलेशन को तोड़ तोड़ करके बोलता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो एकदम हिंदी मीडियम से हैं लेकिन वो भी सपना देख रहे होंगे कि इंस्पेक्टर बनना है, तो भाई उनको एकदम बेसिक से ऊपर लेकर के जाओगे तभी तो जाकर के थोड़ा डेवलप होगा उनके अंदर कंसाइंस इंग्लिश अंडरस्टैंड करने की। चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट अ फैक्ट मेंशन इन द गिवन पैसेज, जो पैसेज दिया गया है इन चारों में से कौन सा रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कौन सा रिलेट करता है? पहला, द सफायर विंग्ड वेबलर इज द ओनली माई ओनली, देखिए अब ओनली वर्ड यूज करके इसको क्या कर दिया, ओनली वर्ड स्पेसिस ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं था, ये होगा ही नहीं, ऐसे कभी लिख ही नहीं सकता है कि एक इकलौती पक्षी है ये ट्रॉपिकल आइलैंड पे। नेक्स्ट देखिए, कहीं ना कहीं आपको पैसेज में दिए ही रहते हैं, सफायर विंग्ड वार्बलर इज द लार्जेस्ट स्पीसीज इन द एवियन किंगडम, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा था। मतलब कि पैसेज पढ़ करके आपको ये दोनों चीज़ें क्या दिखी उसमें, मतलब ये चीज़ें आप इनका आइडिया निकाल सकते थे? नहीं। रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स, डेफिनेटली ये ही आपका आंसर होगा, लिखा तो है क्या ना, लिखा नहीं। रिसर्चर्स ने क्या किया, एक मिशन स्टार्ट किया था, है ना, इसके माइग्रेटरी पैटर्न्स को जानने के लिए, समझ में आ गया। और चौथा क्वेश्चन आपको एंटोनियम से पूछा था इस वर्ड का, अंडरस्टूड गाइस। तो अब नेक्स्ट पैसेज, देखिए पैसेज पढ़ाना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देखते रहते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इजी करने की, पैसेज को इजी करने की, कितनी ज़्यादा इजी कर सकते हैं इस पैसेज को। और एक मैं और सेशन लेकर के आऊँगा आप लोगों को बीच बीच में, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, है ना। वो यूपीएससी वाले भी देख सकते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा ही, या पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस। तो आगे मैं इस पैसेज को, नेक्स्ट आपका ये थर्ड पैसेज चल रहा है और क्वेश्चन भी लास्ट ही होंगे। अब ये इस पैसेज के लिए भी हम क्या करेंगे, ये स्पीड आपको तेज करनी है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से तेज करनी है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले ही टाइटल पूछा है ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, वाइन मेकिंग, वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स या ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस या ग्रेप्स एंड फॉल्ट्स। ये फिर दूसरे में क्या पूछ, क्या है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स ग्रेप्स रिपन इन अगस्त, अगस्त में कौन से रीजन, मतलब कौन से क्षेत्र में, मतलब चाइल में, कैलिफोर्निया में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, किस जगह पे अगस्त में ग्रेप्स मतलब अंगूर पकते हैं, लिखा हुआ कहीं पैसेज में, देखेंगे अभी। 44, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स, मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है। एक्सियस का सिनोनिम्स क्या होता है, जूसी होता है, बात अंगूर की जा रही है, ऑप्शंस में देखिएगा, है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, सॉफ्ट है जिसमें दोनों आपस में सिनोनिम्स ही हैं, तो ये दोनों ही कट गए, है ना, लार्ज होता ही नहीं है, जूसी होता है, लक्ष्य का मतलब होता है जूसी भी होता है, असली के सेंस में भी यूज किया जाता है, दोनों होता है। तो ये तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही इसके लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू, फर्मेंटेशन है ना, केवल हिंदी में बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है, ये ग्रेप्स को रेसिन में बदलता है, सॉरी
ये ग्रेप्स को रेसिन में बदलता है, या ग्रेप्स को वाइन में बदलता है, या ग्रेप्स को बड़ा करता है, या फिर क्रसेस द ग्रेप्स को क्रश करता है। देखो फर्मेंटेशन से, अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस वाइंस पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ग्रेप्स से वाइन बनती है। तो ये दो क्वेश्चंस तो मैं क्यों के क्वेश्चन पहले पढ़ने के लिए कहता हूँ, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं पैसेज में जो आपको जनरल ही पता होते हैं, स्पेलिंग वाला मीनिंग वाला पता होगा, दूसरा कभी मान लो एरर वरर टाइप से उसी क्वेश्चन निकाल करके वो पूछ दिया वो भी पता होगा, तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो क्वेश्चन के लिए कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़े। अरे फर्मेंटेशन आपको भी पता होगा, अगर जिनको नहीं पता होगा तो दिख रहा हो पैसेज में होगा कहीं, तब लगा लेना, जैसे कि हमें तो पता है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब इस पैसेज को हम दो दो तो हो गया, आपके बचे कितने हैं, एक दो चार ही थे ना, दो ही क्वेश्चन बचे हैं, एक टाइटल वाला बचा होगा और एक पकता कर रहे हैं। यार मेरे को तो लगता है कि बस इसमें पकने का ढूंढ लो कहीं पे, लेकिन फिर टाइटल तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑन वुडी प्लांट्स नोन एज द वाइन्स, लक्शियस, यहीं पे लक्शियस देखो वर्ड यूज किया है, लक्शियस स्मूथ स्किन्ड बेरीज कॉल्ड द ग्रैप्स ग्रोज इन द डेंस क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब लताएं होता है, इंटेंस क्लस्टर्स मतलब घनी लताओं के बीच में, है ना, लताओं के रूप में जाने वाले लकड़ी के पौधे पर, है ना, ऑन वुडी प्लांट्स नोन एज वाइन्स, लकड़ी के पौधे पर। लक्शियस मतलब जूसी, स्मूथ स्किन मतलब जिसका स्किन बहुत स्मूथ है ना, बेरीज कॉल्ड द ग्रैप्स, ग्रैप्स का मतलब जामुन, तो जामुन ही बोलते हैं ना, वही एक तरह का जामुन ही होता है, अंगूर भी। इन पर्टिकुलर, है ना, विशेष रूप से ग्रैप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से ये ग्रैप्स कहाँ पे उगाए जाते हैं, इन जगहों पे। तो उगाने के बारे में कहीं पूछा नहीं है, कहाँ पकता है अगस्त में वो पूछा था। ऑल ऑफ विच, जिनमें से सभी हैव वार्म समर एंड मॉडरेट विंटर्स और जहाँ पे वार्म समर रहता है वहीं पे उगाए जाते हैं। टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजप्शन टू क्रिएट वाइन। 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रस्ड, द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। देख लो यहीं पे लिखा है फर्मेंटेशन क्या होता है, ग्रेप्स को वाइन में, है ना, बदलने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस। टेबल अंगूर बड़े मीठे, क्या है, टेबल अंगूर जो होते हैं लार्जर एंड स्वीटर, बड़े और मीठे अंगूर होते हैं जो ताज़ा उपभोग के लिए होते हैं, है ना, दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजप्शन टू क्रिएट वाइन। वाइन बनाने के लिए 80%, वाइन बनाने के लिए 80% ग्रेप्स आर क्रस्ट, 80% ग्रेप्स क्रश, 80% अंगूरों को क्रश किया जाता है, फिर फर्मेंटेशन से उसको वाइन बनाया जाता है। टू मेक रेसिन ग्रेप्स मस्ट ऑल्सो बी ड्राइड, रेसिन बनाने के लिए ग्रेप्स को क्या करना होता है, सुखाना पड़ता है। ग्रेप्स रिपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, कैलिफोर्निया में अगस्त में अंगूर पकते हैं। तो यही तो पूछा था कि कौन सी जगह पे अगस्त में पकते हैं, कैलिफोर्निया। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल्स पूछा है, आगे क्या बोला, दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स लेफ्ट ऑन द ट्रेस टू ड्राई फॉर 2 और 3 वीक्स, है ना, इनको वो काटे जाते हैं जो उनकी लताएं होती हैं, लताओं पर से काट करके उनको ट्रे में रख करके कितने दिन तक, 2 से 3 हफ्ते तक सुखाया जाता है। सो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेसिन, पहले रेसिन में बनाया जाता है, दे आर फर्दर फिर आगे कुक किया जाता है, स्टेप्ड इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स, और कुछ ट्रीटमेंट की विशेष। रेसिन का मतलब वो किसमिस होता है ना, ध्यान रखिएगा, सुखा करके तो किसमिस बनाया जाता है ना ग्रेप्स का ही। सो टू ट्रांसफॉर देम इनटू रेसिन्स दे आर फर्दर कुक्ड एंड स्टेप्ड इन द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स, विशेष उपचारों में डुबोया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू स्टडीज, अध्ययन के अनुसार एक क्या है, 1 एकड़ ऑफ ग्रेप्स कैन मेक रफली 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन ऑन एवरेज। औसतन 1 एकड़ ग्रेप्स में, 1 एकड़ जो ग्रेप्स होता है उसमें 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन बनाया जाता है। ग्रेप्स ऑफ द थॉम्पसन, फ्लेम, रूबी, परलेट एंड टोके वेराइटीज आर पॉपुलर। अच्छा ये पॉपुलर वेराइटी है ग्रेप्स की, हालांकि इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो टाइटल क्या हो सकता है इसका, ग्रेप्स बाय वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स एंड इट्स यूसेस, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड